साथियों, ये सभी प्रश्न सीटेट के नवीन पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 से लिए गए सभी प्रश्न हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। साथियों, उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चोल साम्राज्य के दौरान राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर किए गए सैन्य अभियानों के प्रतीक स्वरूप तांजावुर में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बताइए। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत आसान है इसका। यही आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो चोल साम्राज्य है उसके एक राजा हुए राजेंद्र प्रथम, उनके द्वारा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में कई जगह पे सैन्य अभियान किया गया और उसके अभियान के फलस्वरूप उन्होंने तांजावुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब आपको ये बताना है कि वो मंदिर कौन सा है। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा कोणचोलपुरम। विकल्प बी सही हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए, विकल्प बी गंगा कोणचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। देखिए, चोल शासक हुए राजेंद्र प्रथम, उन्होंने अपने उत्तर भारत के विजय के उपलक्ष्य में, अच्छा उत्तर भारत में गंगा नदी तक पहुँच, उत्तर भारत गंगा नदी तक, वहाँ विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, गंगाए कोणचोलपुरम की उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगाए कोणचोलपुरम में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये गंगाए कोणचोलपुरम जो है मेरे भाई वह शिव मंदिर है। और अच्छा सवाल ये भी है कि गंगाए कोणचोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। वह किस वंश के शासक थे? तो चोल वंश के शासक थे। ठीक है ना? तो ये सभी बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। साथ में ये ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है, ऐतिहासिक रुचि वाले स्मारक स्थानों और कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य को सौंपता है, आर्टिकल 49। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा चोल प्रशासन कि चोल साम्राज्य अपने उत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम प्रशासन और उत्तरामेरूर अभिलेख के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सभी बात और सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लिए गए प्रश्न हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिमाग और दिल में बिठा के रखिए। प्रश्न है मेरे भाई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत अवसादी जो चट्टानों हैं उनके निर्माण की मुख्य प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, उस अवसादी चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? कैसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, इसका सही उत्तर वह होगा मेरे भाई कि जब लुढ़क कर, चटक कर या दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों यानी अवसादों में टूटना और फिर परतों के रूप में जमा होना, ये अवसादी चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया है। विकल्प सी आपका सही हो जाता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा। देखिए, जब चट्टानें टूटकर हवा, पानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है और जमा यानी निक्षेपित हो जाती हैं, तो दबकर वे अवसादी चट्टानें बनाती हैं। साथियों, इसका एक उदाहरण है बलुआ पत्थर। ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर। ये ध्यान रखना है मेरे भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जी है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, बचाव करे। ये आर्टिकल 51A कहता है। साथियों, अगर हम बात करें जीवाश्म की, तो अवसादी चट्टानों में ही मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष यानी जीवाश्म दबे हुए मिलते हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है मेरे भाई, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न कह रहा है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है? बताइए। ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है, फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न है, और आपको बताना है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किस में की गई है और बाकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी कहाँ दी गई है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो आर्टिकल 19 हो जाएगा, विकल्प बी सही है आपका, अनुच्छेद 19 सही है। ध्यान रखिए, देखिए, अच्छा, वाक और अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है, इसके तहत नागरिकों को भाषण देने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन करने और बसने तथा कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आर्टिकल जो 14 है वो कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। वहीं जो आर्टिकल 21 है वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण का भी अधिकार शामिल है साथियों। वहीं आर्टिकल जो 32 है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये देता है, जिसे आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, यानी हृदय कहा है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है, यानी आपके किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कही जाती है, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना, ठीक है ना। किसे कहा जाता है मेरे भाई? प्रस्तावना को। लेकिन सवाल अगर ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा यानी संविधान का हृदय किसे कहा है, तब आर्टिकल 32 होगा, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये प्रदान करता है आर्टिकल 32। तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो अपने जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हैं उन्हें शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं SST लेकर के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए आए हैं तो, और पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बनता है और बाकी कोई बात नहीं है। आइए देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र और मीडिया के संबंधों के संदर्भ में मीडिया यानी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो देखिए मेरे भाई सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे चौथा स्तंभ मानते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि मीडिया वर्तमान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? अभी आपने देखा CJP प्रोटेस्ट हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, अभी झारखंड में छात्र का आंदोलन चल रहा है, बार बार पेपर लीक हो जाना, छोटे से छोटा पेपर और बड़े से बड़ा पेपर का लीक हो जाना दुर्भाग्य की बात है। हम सभी जो भी हैं तैयारी करने वाले छात्र, दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सुरक्षा के बाद भी। तो ये बहुत दुखद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद प्रेस या मीडिया को ही लोकतंत्र का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, जो सरकार की नीतियों पर नज़र रखती है। देखिए बहुत, ये आपका NCERT क्या कह रहा है, एक किताब ये कह रहा है जो सरकार के द्वारा ही दिया गया है किताब सिलेबस के रूप में, उसमें कह रहा है कि मीडिया का काम क्या है कि सरकार की नीतियों पर नज़र रखना। और मीडिया कर क्या रही है? और साथ में जनता का आवाज़ उठाना, सरकार के नीतियों पे नज़र रखना और जनता का आवाज़ उठाना। लेकिन शायद ये मीडिया इन सब बातों को फिलहाल भूल गई है, ठीक है। आगे देखिए, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी पाने का अधिकार देने के लिए यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। साथ में स्वतंत्र प्रेस की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। चलिए प्रश्न ये है, बताइएगा आप लोग। प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की प्रपटी के नीचे स्थित वह कौन सी परत है जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% हिस्सा घेरती है और जिसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे यही पूछ रहा है कि पृथ्वी की प्रपटी यानी क्रस्ट के नीचे स्थित वह कौन सी परत है जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% हिस्सा घेरती है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। तो वह स्थान कौन सा है? तो मेरे भाई उसे हम मेंटल कहते हैं। विकल्प बी हमारा सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए देखिए पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोण। ध्यान रखिए मेरे भाई, क्रस्ट, मेंटल और क्रोण। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल स्थित है जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से समझिए इसको कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। ठीक है ना, पृथ्वी का 3 मुख्य लेयर है। क्या क्या? क्रस्ट, मेंटल और क्रोण। साथ में ध्यान रखिए कि जो क्रस्ट है ना उसके ठीक नीचे मेटल है जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसके ऊपरी भाग को, इसका जो मतलब मेटल है, इसके ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल यानी स्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है मेरे भाई? जहां पिघलता हुआ मैग्मा होता है। कहां पे? एस्थेनोस्फेयर में जहां पिघलता हुआ मैग्मा होता है जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो क्रोण है यानी पृथ्वी की जो सबसे केंद्रीय परत है, क्रोण कहाँ है? सेंटर में है, पृथ्वी के केंद्र में है। तो वहां पे मुख्य रूप से नीफे नीफे से वो बना है। जो पृथ्वी का क्रोण है यानी जो सेंटर है वो मुख्य रूप से नीफे से बना है। नीफे का मतलब निकल और लोहा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्राकृतिक संसाधनों की हम संरक्षण की बात करें कि जो भी हमारी प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण की बात करें और उसके दोहन को नियंत्रित करने की बात करें तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया है जिसके तहत ये संवैधानिक संरक्षण है जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और पृथ्वी के भूगर्भीय पर्यावरण को दोहन और नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम है। ठीक है ना, तो आपको ये सभी बात समझ आ रहा होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शासनकाल में मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से निपटने के लिए किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की और घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की? दोनों देखिए, दोनों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की? तो अब आपको ये बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, सही आंसर आपको बताना है। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए इसको। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों से अपनी विशाल सेना की रक्षा और मजबूती के लिए हुलिया प्रणाली चालू किया। कौन सी प्रणाली? हुलिया प्रणाली। यानी हुलिया प्रणाली में क्या था कि सैनिकों का हुलिया दर्ज करना या और घोड़े के दागने की प्रथा, जिसे दाग प्रथा कहा गया। ठीक है ना, और सैनिकों की भूमि के बजाय नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। साथ में ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो 38 है वह राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने और जिसके तहत ऐतिहासिक काल से चली आ रही आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 38 ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली की, बाजार नियंत्रण नीति की,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सख्त मूल्य और नियंत्रण और बाजार नियम प्रणाली के लिए भी इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। उसका एक नीति है बाजार नियंत्रण नीति। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के संदर्भ में क्रोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की आंतरिक परतों के संदर्भ में जो क्रोण है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए सभी लोग। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह मुख्य रूप से निकल और लोहे से बनी होती है, जिसे नीफे कहते हैं। ठीक है ना, विकल्प बी सही है। हमने अभी क्रोण के बारे में पढ़ा। क्रोण पृथ्वी का सेंटर होता है, केंद्रीय भाग होता है, जो नीफे से बना है, यानी कि निकल और लोहे से बना है। देखिए ध्यान से समझिए, पृथ्वी की सबसे जो केंद्रीय परत है उसको क्रोण कहा जाता है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। कितनी है? पृथ्वी के सेंटर यानी क्रोण की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसमें निकल और लोहे की प्रधानता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम नीफे कहते हैं। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की, तो साथियों आर्टिकल 48A जो है वह पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है, और कहता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करे और संवर्धन करे, तथा साथ में वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। और ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, यानी DPSP में भी है। ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी के बाहरी क्रोण की, तो देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र। क्या है चुंबकीय क्षेत्र? तो पृथ्वी के बाहरी क्रोण में पिघले हुए लोहे की गति के कारण ही पृथ्वी की प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बताइएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही विकल्प बताना है आपको कि कौन सा राइट आंसर है। देखिए मेरे भाई, अगर सही उत्तर की बात करें तो विकल्प ए आपका सही है, यानी आर्टिकल 39A, यानी अनुच्छेद 39 का। ठीक है ना। देखिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जो संविधान का हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत, जिसे हम DPSP कहते हैं, उसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार 39 क जोड़ा गया। जब भारतीय संविधान का संशोधन 42वां हुआ 1976 में, उसके द्वारा 39 क जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य किसी भी कारण से कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार के सपनों पर आधारित है यह। वहीं आर्टिकल 44 है, यानी आर्टिकल 44 है, वो पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। साथियों विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया कानून है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन आपका है कि भारतीय लोकतंत्र में लिंग आधारित भेदभाव यानी जेंडर इनइक्वलिटी और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? चलिए बताइए। यानी लिंग आधारित भेदभाव और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें, देखिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए और लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 22 जनवरी 1915 को हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू हुई थी। कहाँ से मेरे भाई? हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को।
ठीक है ना। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है, पहल है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 15(3) की, यानी अनुच्छेद 15(c) की, तो ध्यान रखिएगा, राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध यानी कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। साथियों, अगर हम संवैधानिक समानता की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 महिला और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर की गारंटी देने की बात करता है, आर्टिकल 14 और 15। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के स्थान पर ही टूटकर फूटकर बिखरने की प्रकृति को क्या कहा जाता है? बताइए। पृथ्वी की सतह पर जो चट्टान है अपने ही स्थान पर टूटकर फूटकर बिखर जाए तो ऐसी प्रकृति को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ऐसे को हम अपक्षय कहते हैं। विकल्प बी आपका सही है। ठीक है ना। अपक्षय कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मौसम, तापमान परिवर्तन, पानी और पेड़ पौधों की जड़ों के कारण पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, घिसने की प्रक्रिया, इसको अपक्षय कहते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, अपर्दन किसे कहा जाता है? तो जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा भूपृष्ठ के कटाव और बहाव को हम अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन आपने सुना होगा, भू अपर्दन आपने सुना होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे कट के जाने की प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। और वहीं अगर बात करें मृदा निर्माण की, तो अपक्षय और अपर्दन की जब लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, तो इसी के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पर उपजाऊ मिट्टी यानी मृदा का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत की किस तुगलक सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी और बाद में असफल होने पर पुनः दिल्ली वापस लौट आए थे? ऐसा कौन सा सुल्तान था? ये आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में केंद्र में स्थित होने और मंगोलों आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए 1327 में दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। बाद में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण और असफल साबित होने के कारण वह वापस से दिल्ली आ गया और अपनी राजधानी दिल्ली पे स्थापित किया। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19A जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण यानी कि मतलब कहीं आने और कहीं जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार 6 हैं। पूर्व में यह 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19A जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकता है, कहीं भी जाने की आज़ादी है, कहीं भी आने की आज़ादी है। ठीक है ना। वहीं अगर बात करें मोहम्मद बिन के एक करेंसी की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें टोकन करेंसी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। टोकन करेंसी किसने चलवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, टोकन करेंसी किसकी होती थी? तो तांबे और कांसे के सिक्के की होती थी। ये भी ध्यान रखिएगा। तांबा और कांसे का मिक्सर होता था। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपटी पर चट्टानों के टूटने फूटने के बाद बहते हुए जल, पवन या हिमत द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बहाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी हम सभी ने पढ़ा कि उसे अपर्दन कहते हैं। विकल्प बी आपका सही है। ठीक है ना। देखिए, भूपटटी पर जल, पवन या हिम जैसे प्राकृतिक कारणों द्वारा यदि चट्टान घिसकर पिघल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है बह करके, तो उसे हम उस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। साथियों, जो आर्टिकल 48A है वो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों के रक्षा का प्रयास करने का गारंटी देता है। साथियों,
साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपने साथ जो लाई गई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप करके एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऐसा ही एक डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। साथ ही सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें सुंदरी वृक्ष भी कहते हैं, इसीलिए उस स्थान का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए यह आर्टिकल जो है 29 और 30 है, विकल्प सी हमारा सही है। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है। साथ में आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकते हैं, रीट जारी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय लोकतंत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का संचालन मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सरकार द्वारा जनहित और टैक्स से प्राप्त धन के माध्यम से। विकल्प बी आपका सही है। देखिए आर्टिकल 47 जो है वो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य को निर्धारित करता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक दाब और अत्यधिक तापमान के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के अपने रूप और गुणों की पूरी तरह बदलकर नई चट्टानों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन फिर से आप समझिए, पृथ्वी के आंतरिक दाब और अत्यधिक तापमान के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के अपने रूप और गुणों में पूरी तरह बदलकर नई चट्टानों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, इसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। विकल्प ए आपका सही है। क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव से आग्नेय या अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है तो उन्हें ही हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसका एक उदाहरण है चूना पत्थर और संगमरमर। ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर और संगमरमर इसी का एक उदाहरण है। देखिए चट्टानें एक निश्चित परिस्थितियों में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, इसे ही हम शैल चक्र कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। साथियों हमने अभी जस्ट पढ़ा इससे पहले कि जो आर्टिकल 51 है वह प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न ये है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की स्थापना के संबंध में पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष और किनके बीच लड़ा गया था? बहुत बेहतरीन सवाल है, और सवाल यही है कि मध्यकालीन जो भारत था उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना के संबंध में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो किसके किसके बीच होता है और किस वर्ष होता है, ये आपको बताना है। कब लड़ा गया और किसके किसके बीच लड़ा गया, ये आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 21 अप्रैल 1526 वो समय है जब पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के मैदान में बाबर और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर मुगल साम्राज्य की फिर नींव पड़ी। भारत में फिर मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जिसमें बाबर की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसकी हार हो जाती है। ठीक है ना। देखिए पानीपत के अगर दूसरे युद्ध की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में
और अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें तो यह आपके 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच होता है? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। वहीं पे पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है वो 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तीनों बात याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में होता है। वहीं पे पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है। वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों और चट्टानों के चक्र के संदर्भ में जो शैल चक्र है इसके अंतर्गत पिघलता हुआ मैग्मा ठंडा होकर किस प्रकार की चट्टान में बदलता है। ये आपको बताना है कि मैग्मा जब ठंडा होता है तो किस प्रकार के चट्टान में बदल जाता है। शैल चक्र के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैग्मा जब ठंडा होता है तो यह आपके अग्नेय चट्टान के रूप में निर्माण होता है, अग्नेय चट्टान के रूप में बदल जाता है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि शैल चक्र यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी चट्टानें पिघलकर या टूटकर नए रूपों में बदलती हैं। जब पिघलता हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो सबसे पहले अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है, जब मैग्मा ठंडा होता है तो किसका निर्माण होता है? अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अच्छा, अग्नेय चट्टानों के कुछ प्रमुख उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, वह है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ध्यान रखिए, जो ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है वो अग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। साथियों, जो खनिज और धातु संवर्धन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैग्मा जब ठंडा होता है तो अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है और अग्नेय चट्टान के जो प्रमुख उदाहरण है वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40। देखिए मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यानी डीपीएसपी के अनुसार अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है ना। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। साथ में ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 243 से 243 वो संविधान के भाग 9 में पंचायतों के गठन और शक्तियां और उत्तरदायित्व का वर्णन करता है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगर पालिकाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो ध्यान रखिए, संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। विकल्प सी सही है। देखिए, इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 मतलब 33% से अधिक सीटों पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। साथ में ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 243D है यानी आर्टिकल 243(3) है, इसके तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 भाग आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है ना। यानी 33% सीटें रिजर्व करने की बात करता है आर्टिकल 243D। ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21 क में इसकी बात की गई है। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या यानी फंडामेंटल राइट की संख्या 6 है। पहले
अभी वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करती थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन की बात की गई है और आर्टिकल 21A में बात की गई है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, उसी के तहत। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी के वायुमंडल और पर्यावरणों के भूगोल के संदर्भ में मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। आपको बताना है वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। देखिए ध्यान से समझिए, इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन और तत्कालिक दशा होती है, जबकि जो जलवायु होती है वो दीर्घकालीन दशा होती है, यानी 30 वर्ष या उससे अधिक औसत दशा को हम देख करके वहाँ के जलवायु का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो मौसम होता है वो तत्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। ठीक है ना। तो विकल्प ए आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी भी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन या घंटे दर घंटे की स्थिति को हम मौसम कहते हैं, जबकि लंबे समय यानी लगभग 30 वर्षों से अधिक के समय को जब उसके औसत मौसम के पैटर्न को जब हम देखते हैं तो उसी को हम जलवायु कहते हैं। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की, तो ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, PYQ में भी पूछा गया है प्रश्न। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें पृथ्वी की जलवायु और तापमान को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहीं रोकते हैं, फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के प्रश्नों को शुरू करेंगे। बाकी आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर की राजस्व प्रणाली यानी जब्त प्रणाली को लागू करने में किस मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ये बताना है आपको। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न आपके NCERT से लिए गए प्रश्न हैं। ठीक है ना, इसलिए आपके सीटेड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजा टोडरमल। ठीक है ना। ध्यान रखिए अगर हम जब्त प्रणाली की बात करें तो अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे राजा टोडरमल। टोडरमल ने भूमि की पैमाइश और उसका वर्गीकरण और उपज के आधार पर लगान तय करने की एक व्यवस्था शुरू की, एक प्रणाली शुरू की, जिसे टोडरमल बंदोबस्त या जब्त प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अकबर द्वारा प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरू की गई एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था जिसे मनसबदारी प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? मनसबदारी प्रथा कहते थे। यह अकबर के द्वारा शुरू की गई एक प्रथा थी, मनसबदारी प्रथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है कि भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल की परतों में कौन सी परत पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक है और सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी में होती है, बताइए। देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यह जमीन से, भूमि से औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल का विस्तार है। साथियों मौसम और जलवायु से जुड़ी लगभग सभी प्रकार की घटनाएं इसी परत में होती है, जैसे मौसम, बादल का होना, बारिश का आना, ओला का पड़ना, वृष्टि का। ठीक है ना, मतलब जितनी भी मौसम में घटनाएं होती हैं ये सभी इसी मंडल में होती हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि समताप मंडल, इसके जस्ट ऊपर समताप मंडल है। ठीक है ना, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस का काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक गैसें हैं जैसे कि परावैंगनिक किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थान होता है, क्योंकि यहाँ हवाएं शांत होती हैं। ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि इसके जस्ट ऊपर मध्य मंडल है। ठीक है ना,
क्रम से अगर आप चर्चा करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित है और आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। तो ध्यान रखिए साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो है उसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। और यह आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। यदि आपके किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए न्याय दिलाने के लिए 32 आर्टिकल जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, देखिए अगर यहीं हम बात करें आर्टिकल 226 की, तो उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार और अन्य मामलों के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 226। ठीक है। वहीं मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित है। साथियों, हमारे भारत में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यानी यूएसए से ली गई है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा और बताइएगा कि भारतीय लोकतंत्र और विज्ञापन के संदर्भ में ज्ञापनों का मुख्य सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य क्या होता है, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्पादों और सेवाओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना और बाजार में उनकी मांग पैदा करना ही विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखिए साथ में एक बात और आप ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देखिए भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया यह एक प्रमुख कानून है। मतलब जो प्रोडक्ट होगा आप उसी से संबंधित विज्ञापन देंगे, उसके इतर आप विज्ञापन नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी कोचिंग संस्थान से कोई बच्चा आईएएस नहीं बना, मान लेते हैं, और वो खरीद फरोख्त करके और अपने विज्ञापन में कि आप हमारे कोचिंग में पढ़िए, हमारे यहाँ से फर्स्ट आईएएस रैंक आया है, रैंकर है, तो इस तरह का भ्रामक विज्ञापन देना यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में कानूनन अपराध है। ये ध्यान रखना है। साथियों ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यावसायिक विज्ञापन को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करता है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी के पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख और प्राकृतिक और मानवीय गैस निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसों में प्राकृतिक मानवीय गैस की, तो हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प सी सही है आपका। ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान रहता है, हालांकि इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें आपके वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की, तो वह नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। ये ध्यान रखिएगा। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वास्तुकला के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस निर्माण सामग्री का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाने लगा था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सफ़ेद संगमरमर और नक्काशीदार संगमरमर। इसका प्रमुख रूप से प्रयोग होता था व्यापक स्तर पे। साथियों ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना। इस काल में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग और उस पर की जाने वाली पच्चीकारी यानी पित्रोदा शैली मुख्य रूप से विशेष बनाती थी उसको, जिसका प्रमुख उदाहरण है ताजमहल। साथ में ध्यान रखिएगा
पित्रा दौरा क्या होता था साथियों? तो संगमरमर या बलुआ पत्थर पर बहुमूल्य पत्थरों को तराश कर जड़ने की एक विशेष कला और शैली होती थी, जिसे पित्रादूरा शैली कहा जाता था। वहीं आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की तय की गई है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भूगोल के अंतर्गत महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं और वे तापमान के आधार पर कैसे विभाजित होती हैं? बताइए। ध्यान रखिएगा। देखिए, महासागरीय धाराओं की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है, गर्म धाराएं और ठंडी जलधाराएं। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। देखिए, महासागरीय धाराएं महासागर की सतह पर एक निश्चित दिशा में लगातार बहने वाले पानी की नदियां जैसी होती हैं। तापमान के आधार पर यह दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं और ठंडी जलधाराएं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्यान रखिएगा, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं साथियों, उस जगह पे मछली पालन, फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। वह स्थान दुनिया का सबसे बेहतरीन मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक है। ध्यान रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यह एक प्रमुख गर्म महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न आपके बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। साथियों, अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जा गया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाग 4 क अनुच्छेद 51A में। ठीक है ना। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया है। ध्यान रखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी सिफारिश पे साथियों, अगर सबसे पहले हम बात करें कि यह मौलिक कर्तव्य आया कहाँ से, तो यह हमारे भारतीय संविधान में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरणा लेके लिया गया है। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो हमारा मूल संविधान बना उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वहीं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, शिक्षा से वंचित न रखें। साथियों, मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में साप्ताहिक बाजार यानी वीकली मार्केट जो है और मॉल यानी शॉपिंग मॉल के बीच अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुख्य अंतर क्या होता है, ये बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पूछ रहा है साप्ताहिक बाजार और मॉल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, साप्ताहिक बाजार किसी एक दिन लगते हैं जहां कम कीमत पर वस्तुएं मिलती हैं, जबकि मॉल में बड़ी कंपनियों के महंगे और ब्रांडेड वस्तुएं बिकती हैं। ये ध्यान रखिएगा। चूंकि ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस में, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें श्रृंखलाबद्ध बाजार की, तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने वाले कड़ियों जैसे उत्पादक, फिर थोक व्यापारी, फिर खुदरा विक्रेता, फिर उपभोक्ता, इसको बाजार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपका 30 और प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के जलमंडल के अंतर्गत महासागरों में होने वाले ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा जो आता है उसका मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मेरे भाई। सूर्य और चंद्रमा का तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही ज्वार और भाटा का मुख्य कारण है। साथियों देखिए, समुद्र में के पानी का दिन में 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार और भाटा कहलाता है।
यह मुख्य रूप से पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, बृहद ज्वार और लघु ज्वार ये भी एक प्रकार के ज्वार हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। और चांद के प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, जिससे सामान्य से भी कम ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है ना। पानी का ऊपर उठना ज्वार है और नीचे जाना भाटा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया गया था, उसे क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखिए, उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। देखिए वहीं आप कमेंट करके बताइए कि नवरत्न जो थे, नवरत्न यह किसके दरबार में थे। वहीं अष्टदिग्गज की हम बात करें तो अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवियों का एक समूह था, जिसे अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के दरबार के महामंत्री हुआ करते थे। ठीक। अब आपको नवरत्न के बारे में कमेंट करके बताना है कि नवरत्न कौन हुआ करता था और किसके दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भूगोल के अंतर्गत महासागरों के जल की क्षैतिज गति को क्या कहा जाता है, जो नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में बहती है। तो देखिए, क्षैतिज गति महासागरों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह महासागरीय धाराएं होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। देखिए, महासागरीय धाराएं महासागर की सतह पर एक निश्चित मार्ग पर लगातार बहने वाले जल के विशाल प्रवाह होते हैं, जो तापमान और पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, लैब्राडोर धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथियों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो डीपीएसपी है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आपको ये बताना है कि यह भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है ये। ठीक है ना। भाग 4 और 36 से लेकर के 51 के बीच में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य को कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। लेकिन यह अदालत में वाद्य योग्य नहीं है, यानी आप इसके लिए अदालत नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो 40 है, यानी अनुच्छेद 40, वह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 44 जो है वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लिए है। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक आधारित असमानता और श्रम के असमान विभाजन को दर्शाने के लिए घरों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्यों के संदर्भ में मुख्य सामाजिक सच्चाई क्या है, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घरेलू काम को समाज में कोई आर्थिक मूल्य या मजदूरी नहीं दी जाती, जबकि यह बहुत मेहनत वाला होता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ में ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। ठीक है ना। आर्टिकल 15। साथियों, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने का प्रावधान करता है, यानी समान कार्य का समान वेतन। ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पर्यावरण और तापमान के भूगोल के संदर्भ में तापमान मापने की मानक इकाई क्या है। तो देखिए, तापमान मापने की जो मानक इकाई है ना,
वो डिग्री सेल्सियस है। विकल्प बी आपका सही है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, वायुमंडल के तापमान को मापने के लिए सामान्यतः सेल्सियस पैमाने का उपयोग किया जाता है और इस सेल्सियस पैमाने का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और इसके अलावा फारेनहाइट और केल्विन भी तापमान मापने के पैमाने हैं, ठीक है। वहीं वायु दाब मापी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए कि बैरोमीटर वायुमंडल के दबाव को मापने वाला यंत्र है, ठीक है ना। कौन? बैरोमीटर। वहीं वर्षा मापी रेन गेज जो है वो वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र है, रेन गेज। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं। बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये समझें कि ये प्रश्न कहीं हवा हवाई से नहीं लिए गए हैं और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन के संदर्भ में महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे जिन्हें पंढरपुर के बिडोबा को समर्पित भक्ति आंदोलन चलाया था? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा संत ज्ञानेश्वर, विकल्प बी सही हो जाएगा। ज्ञानेश्वरी के रचयिता हैं संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम, ठीक है ना। ये नाम आप याद रखेंगे। देखिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने समाज में जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संतों ने, जैसे ज्ञानेश्वर, तुकाराम हुए, नामदेव जी हुए, इन्होंने भगवान विट्ठल की भक्ति के माध्यम से समानता और मानवता का संदेश दिया था, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आर्टिकल 25 है, यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 है, वह अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये भी मौलिक अधिकार है। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर द्वारा मराठी भाषा में भगवत गीता पर लिखी गई एक प्रसिद्ध टीका है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है 37 और प्रश्न ये है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो हमने कई बार पढ़ा कि इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल, विकल्प बी सही हो जाएगा। हमने कई बार इसकी चर्चा की, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखना है कि समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन O3 गैस की एक मोटी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। देखिए, साथ में ध्यान रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो उसमें 1987 में, ध्यान रखिएगा, 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं जैसे CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ साथियों? 1987 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है और प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिए, यह आर्टिकल 17 है यानी अनुच्छेद 17 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17। साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूर्णतः उन्मूलन करता है और इसके तहत किसी भी प्रकार की अयोग्यता को लागू करना कानूनन अपराध है। साथियों, यह भी एक मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इस अनुच्छेद को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संसद द्वारा पारित कड़ा कानून है। और वहीं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, यानी सेना या विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर किसी तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इससे सामाजिक समानता बनी रहे, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 39 और प्रश्न ये है कि भारतीय लोकतंत्र और मीडिया के संदर्भ में मीडिया द्वारा किसी खबर की सच्चाई और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाना सबसे आवश्यक माना जाता है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग, ठीक है ना। ये हंसी आ रहा है इसलिए क्योंकि आज के समय में आप रिपोर्टिंग देख ही सकते हैं जो स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है,
ठीक है, चलिए आप मीडिया को लेकर के क्या महसूस करते हैं ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो। साथियों ध्यान रखिए, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है या था भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता निहित है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखने वाली एक प्रमुख संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के 40 वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एसएसटी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 60 में मेरे भाई 40 प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न एसएसटी टीचिंग पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो हमने 40 प्रश्न जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया हो अगर एक क्लास तो लाइक करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।